जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों की बहुत बड़ी हिमाकत। असम से लगी भारतीय सीमा में घुसपैठ, मंदिर का निर्माण रोकने की कोशिश, मच गया बवाल। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे अब भारत में भी मंदिरों का विरोध करने लगा है ये बांग्लादेशी गार्ड के जवान। दोस्तों वहीं बताएंगे पाकिस्तानियों को बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस बांग्लादेश में एंट्री, तो उधर भारतीयों को वीजा देने में कर रहा है बांग्लादेश कटौती। क्या वाकई में बांग्लादेश अब भारत के साथ रिश्ता खत्म करेगा, और अगर ऐसा होता है तो किसको ज्यादा नुकसान होगा? दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे हिंदुओं पर हो रहे हमलों से भड़के बांग्लादेश के बौद्ध और ईसाई मोहम्मद यूनुस की सरकार से कर दी बहुत बड़ी मांग। क्या है इनकी मांग दोस्तों? लेकिन साथ ही साथ बताएंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर क्यों विदेश सचिव मिस्री 9 दिसंबर को करने वाले हैं बांग्लादेश का दौरा, क्या रहने वाला है उनका अहम मुद्दा, तो वहीं बताएंगे। भारत ने खुलेआम कह दिया दोस्तों, दो टूक जवाब दे दिया पाकिस्तान को कि जैश चीफ आतंकी मसूद अजहर को पाल रहा है पाकिस्तान। भारत ने दोगलेपन के लिए पाकिस्तान की लगा दी क्लास दोस्तों। तो उधर आपको बताएंगे कैसे 14 राज्यों में बीजेपी ने गाड़ दिया झंडा। उधर प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा, ब्राह्मण ठाकुर आदिवासी चेहरा, आखिर क्यों दलितों का साफ है सुपड़ा। तो वहीं आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर भी सबसे बड़ी खबर है, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों की बड़ी हिमाकत। असम से लगी भारतीय सीमा में कर दी घुसपैठ, मंदिर का निर्माण रोकने की कोशिश। जी हाँ, बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने बेहद उकसावे भरी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। बीजीबी ने गुरुवार 5 दिसंबर को असम के श्री भूमि जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुशियारा नदी के पास चल रहे एक मंदिर के जीर्णोद्वार के काम को रोकने की कोशिश की। ये जानकारी दोस्तों TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दी है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने ये हिमाकत ऐसे समय में किया है जब दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। श्री भूमि में कुशियारा विसर्जन घाट के पास मनसा देवी का मंदिर है जो कमजोर हालत में होकर गिर गया था। हाल ही में असम सरकार ने इसके जीर्णोद्वार के लिए 3 लाख रुपए आवंटित किए थे। गुरुवार को ही इस मंदिर के जीर्णोद्वार का काम शुरू हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन से बीजीबी के जवानों की एक टीम ने प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप किया। तो वहीं बता दें, पाकिस्तानियों को बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस बांग्लादेश में मिल जाएगी अब एंट्री। भारतीयों को लेकिन वीजा देने में कटौती कर दिया बांग्लादेश ने। तो वहीं बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर ने कह दिया, भारत से हमारे रिश्ते बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान के प्रेम में बिछी जा रही है। ताजा फैसले में बांग्लादेश ने कोलकाता में भारतीयों के लिए वीजा प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय झंडे के अपमान और भारतीय मीडिया के कवरेज को लेकर बांग्लादेश भारत के बीच तनाव चरम पर है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ढाका ने भारतीयों के लिए बांग्लादेश के वीजा को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बांग्लादेश सरकार द्वारा गोपनीय तरीके से कोलकाता डिप्टी हाई कमीशन को थोक में भारतीयों को वीजा जारी करने के फैसले को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्तों में इतनी गर्मजोशी कभी नहीं रही। आज चीनी से लेकर हथियार मांगने की खबरों के बीच ढाका के कर्ता धर्ताओं ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने भारत की सुरक्षा संबंधित चिंताओं को बढ़ा दिया है। अगर ध्यान न दिया गया तो मोहम्मद यूनुस का ये फैसला भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें, बांग्लादेश की सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब पाकिस्तानियों को वहां जाने के लिए कोई रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरों के बीच वहां की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान प्रेम भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान को लेकर जो माहौल बना दिया है, उससे भारत की सुरक्षा को लेकर कई तरह के थ्रेट की इंटरनेशनल चर्चा होने लगी है। कैसे है ये भारत के लिए खतरा, तो आपको बता दें, बांग्लादेश की सरकार के इस नए फैसले के मुताबिक अब पाकिस्तानियों को वहां जाने के लिए वीजा को लेकर सख्त नियमों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो पहले जरूरत हुआ करती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान को लेकर यह फैसला भारत की सुरक्षा के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अब वीजा की कोई जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं होने वाली है पाकिस्तानियों के लिए, तो वे बेझिझक बांग्लादेश में एंट्री लेंगे और वहां से आतंकवादी भी भारत में घुसपैठ कर सकता है। बांग्लादेश एक तरीके से बाईपास बन सकता है भारत के लिए। पाकिस्तानी आतंकवादी भी बांग्लादेश के थ्रू भारत में घुसपैठ करके भारत को खतरे में डाल सकते हैं और यूनुस सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत को नुकसान ना हो। ऐसे में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है भारत के लिए। दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी राय
होने वाली है बताइएगा जरूर। बहुत बड़ा गेम खेलते नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस के इसी एक्शन पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी कह दिया कि 30 लाख लोगों की हत्या करने वाला पाकिस्तान आज बन चुका है तुम्हारा दोस्त, लेकिन तुम्हारी डे 1 से मदद करने वाला भारत आज तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शुक्रवार को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को बचाने के लिए 17,000 सैनिकों की जानें गंवा दी, आज दुश्मन बताया जा रहा है। नसरीन ने आगे कहा कि भारत जिसने स्वतंत्रता सेनानियों को हथियार और प्रशिक्षण देकर पाकिस्तान से लड़ने में मदद की, वो आज दुश्मन बन गया है। वहीं पाकिस्तान जिसने 30 लाख लोगों की 30 लाख बांग्लादेशियों की हत्या कर दी और 2 लाख महिलाओं का बलात्कार किया, वो आज तेरा दोस्त बन गया। वाह रे बांग्लादेश। खैर दोस्तों, जिस दिन से तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, शेख हसीना की सरकार गिरी थी, हम उसी दिन से समझ चुके थे कि बांग्लादेश सबसे पहले किसी से बैर करेगा तो वो है भारत। लेकिन इतनी गंदी चालें चल सकते हैं मोहम्मद यूनुस, ये किसी ने विचार तक नहीं किया था। आपकी क्या इस पर राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि जिन्होंने भी इन हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया उनको सजा मिलनी ही चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आप लाइक करेंगे तो फिर ये वीडियो हर उन तक पहुंचेगी जो इन खबरों को सीरियसली लेते हैं, हमें भी सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां बांग्लादेश के बौद्ध ईसाई सड़क पर उतर चुके हैं दोस्तों। मोहम्मद यूनुस की सरकार से कर दी अब ये मांग। दरअसल बांग्लादेश के पूर्वी सुनामगंज जिले में हाल ही में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों के बाद फिर एक बार देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। बांग्लादेश के हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें, विदेश सचिव मिस्री जी 9 दिसंबर को करेंगे बांग्लादेश का दौरा। हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत ने जताई थी चिंता। बता दें, भारत ने शुक्रवार को घोषणा की है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को ढाका की यात्रा करेंगे। ये यात्रा पड़ोसी देश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर बांग्लादेश के साथ संबंधों में तनाव के बीच हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि मिस्री विदेश कार्यालय परामर्श के ढांचे के तहत एक बैठक में भाग लेने के लिए बांग्लादेश जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव 9 दिसंबर को विदेश कार्यालय परामर्श के लिए बांग्लादेश का दौरा करेंगे। ये बांग्लादेश पक्ष के साथ हमारी संरक्षित बातचीत का हिस्सा है। जयसवाल अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे? विदेश सचिव मिस्री जी को बांग्लादेश जाकर उनको क्या सवाल उठाने चाहिए? हालांकि उनको बताने की नीड नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक सुझाव अगर आप देना चाहे तो बताना मत भूलिएगा कमेंट में, ताकि आपकी बात को नोट किया जा सके। साथ ही साथ बता दें, भारत ने दोगलेपन के लिए पाकिस्तान की लगा दी क्लास, कह दिया जैश चीफ आतंकी मसूद जैसे आतंकवादियों को पाल रहा पाकिस्तान। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान की दोगली नीति पर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला जैश मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर से जुड़ा है। भारत ने पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी है। ये सब शुक्रवार को विदेश मंत्रालय यानी कि MEA के बयान के बाद शुरू हुआ है। खबरें आई थी कि अजहर ने पाकिस्तान के बहावलपुर में सार्वजनिक भाषण दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अगर अजहर पाकिस्तान में है तो ये पाकिस्तान के दोहरेपन को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी है। हम मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उसे न्याय के कटघरे में लाया जा सके। तो उधर दूसरी ओर दोस्तों, जयशंकर जी ने कह दिया कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। पहले 26/11 हमलों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान को अब उरी और बालाकोट का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक निजी कार्यक्रम में भारत की डिफेंस पॉलिसी से लेकर कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि अब भारत वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। 2008 में मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमलों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। हमने उरी और बालाकोट हमला होने पर पाकिस्तान को जवाब दिया। जयशंकर जी ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री के तौर पर वो अब बहुत खास वक्त है। मैंने अपनी जिंदगी में कई सरकारों के साथ काम किया है। अब हमारे पास भारत के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक मजबूत फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर हम उनके फैसलों को देखें तो ये बहुत खास समय है मेरे लिए। इसका हिस्सा बनना सम्मान की बात है। अब वो वक्त नहीं रहा जहां भारतीय लोग बुनियादी चीजों से संतुष्ट थे। जी हाँ, सबसे खास बात यह है कि हम एक ऐसा इंडिया बन गए हैं जिसमें भारत ज्यादा है। जयशंकर जी ने बताया कि अब भारत की सफलता सिर्फ एथलीट क्लास या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। आज हमारे राजनीतिक, सिविलियन सर्विसेज, स्पोर्ट्स और पत्रकार देश के हर हिस्से को कवर करते हैं। हमारे लोकतंत्र के लोगों के लिए समान अवसर पैदा करने में भी सफलता हासिल की है। जी हाँ, जयशंकर जी ने कहा आज हमारा ट्रेड $40 बिलियन से बढ़कर $800 बिलियन हो गया है। भारतीय अब विकसित भारत की बनने की उम्मीद रखते हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो एक दशक पहले तक इतना मजबूत नहीं था। तो वहीं आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुआ हिमाचल
का लाल 2 महीने पहले हुई थी इनकी शादी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का एक और लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी की बागबनी पंचायत के 29 वर्षीय जवान अक्षय कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। अक्षय कुमार 19 डोगरा बटालियन में तैनात थे और उनकी शहादत की खबर गांव में पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अक्षय कुमार 19 डोगरा बटालियन में तैनात थे और उनकी शहादत की खबर गांव में पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अक्षय कुमार ने 2015 में महज 19 साल की उम्र में भारतीय सेना की सेवा शुरू की थी। जी हाँ, और उनके पिता संसार चंद ने बताया कि बचपन से ही अक्षय का सपना देश की सेवा करना था। उनका सपना पूरा तो हुआ, लेकिन ये बलिदान परिवार और गांव के लिए बहुत बड़ा सदमा है। दोस्तों, ऐसे में आप लोग अपने भारत के इस जवान के शहीद होने पर श्रद्धांजलि देना मत भूलेगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो वहीं बता दे, चीन से बहुत बड़ा टकराव। अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में उतार दी सेना, समुद्र में मचा दी खलबली। जी हाँ, विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ अमेरिका, जापान और फिलीपींस का टकराव और भी बढ़ गया है। लगातार बढ़ते तनाव के मद्देनजर शुक्रवार को अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के एक टोही विमान तैनात कर दिया, जबकि जापान और फिलीपीन ने नौसेना के जहाज भेज दिया। इससे समुद्र में खलबली मच गई। बता दे, 2 दिन पहले ही मित्र देशों की सेनाओं ने फिलीपीन के गश्ती जहाजों के खिलाफ चीनी तटरक्षक जहाजों की कार्रवाई की निंदा की थी। अमेरिका हिंद प्रशांत कमान ने कहा कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मित्र देशों और सहयोगियों द्वारा नौवहन और ऊपर उड़ान की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने तथा समुद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के अन्य वैध उपयोग के लिए संयुक्त गश्त आयोजित की गई थी। वहीं बता दें, पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर बनाया ऐसा प्लान, यूक्रेन छोड़ो नाटो तक की सेना भी हो जाएगी फेल। ऐसा क्या प्लान बना दिया? बता दें, रशिया और बेलारूस पहले से ही सैन्य और राजनीतिक साझेदार हैं। पश्चिमी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश आपसी सुरक्षा संधि को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। यह संधि दोनों देशों की मौजूदा सुरक्षा और सामरिक सहयोग को और मजबूत करेगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को इस संधि की जानकारी देते हुए इसे एक पारस्परिक पहल बता दिया। दरअसल ये घोषणा बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मिन्स्क में एक शिखर सम्मेलन के साथ हुई थी। इस संधि के बाद यूक्रेन के लिए खतरा बढ़ने की संभावना है। इस संधि के बाद यूक्रेन के साथ रूस की जगह में बेलारूस के भी उतरने की राह आसान हो जाएगी। अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन में नाटो में जगह नहीं मिलती है तो भी इस संगठन को रशिया पर शिकंजा कसने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस समझौते के बारे में 3 मुख्य बातें भी हैं। पहला है म्यूचुअल सिक्योरिटी कमिटमेंट, दूसरा है परमाणु रक्षा का एकीकरण, तीसरा और अंतिम है कोऑर्डिनेट मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें तो उधर रशिया और पाकिस्तान के बीच चलेगी मालगाड़ी। अगले साल मार्च में ट्रायल रन ईरान अजरबैजान से होकर गुजरेगी। उधर सऊदी ने भी लोन चुकाने की डेडलाइन बढ़ा दी पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, रशिया और पाकिस्तान के बीच जल्द ही मालगाड़ी सेवा शुरू होगी। इसका ट्रायल रन अगले साल मार्च तक किया जाएगा। रशिया से चलकर मालगाड़ी अजरबैजान और ईरान होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगी। इसकी जानकारी पाकिस्तान ऊर्जा मंत्री अवैस अहमद खान लेघारी ने रशिया टुडे को दिए इंटरव्यू में दी। लेघारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी बात चल रही है। जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो सकती है। 2 दिन पहले ही रशिया और पाकिस्तान के बीच 8 MOUs साइन किए हुए हैं। इनमें स्वास्थ्य, व्यापार और शिक्षा समेत दूसरे कई सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। जी हाँ, यानी कि दोस्तों, एक तरफ जहां पर रशिया भारत का पक्का वाला दोस्त है, भाईचारा है दोनों के बीच में, वहां उधर राष्ट्रपति पुतिन का पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाना और पाकिस्तान के बीच मालगाड़ी चलाना वाकई में कहीं ना कहीं भारत को निराश तो कर ही सकता है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की, मेक इन इंडिया की तारीफ की, अमेरिका की क्लास लगा दी उन्होंने। जी हाँ, भारत और रशिया की दोस्ती दशकों पुरानी है और जब ये दोस्ती और गहरी होने जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत में निवेश को भी लाभकारी बताया। रूसी राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया पहल की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की मेक इन इंडिया नीति के चलते भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों में स्थिरता आई है। हम मानते हैं कि भारत में निवेश करना अत्यंत लाभदायक है। वहीं बता दें, दिल्ली में WMCC बैठक में भारत चीन में बनी सहमति, सीमा पर हालात को और आसान बनाने के लिए जाएंगे अहम फैसले। जी हाँ, भारत और चीन ने सीमा पर तनाव को और कम करने के लिए कदम उठाने और अक्टूबर में हुए समझौते को पूरी तरह लागू करने पर सहमति जताई है। ये जानकारी चीन के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में हुई बातचीत के एक दिन बाद गुरुवार को नई दिल्ली में चीन भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 32वीं बैठक हुई। दोनों पक्षों ने सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से संवाद बनाए रखने और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। वहीं आपको बता दें, मणिपुर में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया आग्रह, कहा मणिपुर का दौरा करके शांति की अपील करें
रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, मणिपुर में जातीय हिंसा को रोकने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी बीच हाल ही में हिंसा की घटनाओं के बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर राज्य का दौरा करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पीएम मोदी जी के सामने 3 मांगे रखी और पीएम मोदी को अवगत कराते हुए लिखा कि अशांति ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया है। लगभग 1 लाख मानव आबादी आंतरिक रूप से विस्थापित हो गई है और सैकड़ों मानव जीवन छीन लिए गए हैं। इंडिया गठबंधन नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए पत्र में लिखा हुआ है कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री मोदी की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मणिपुर के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पत्र में लिखा कि हम मणिपुर के लोगों की ओर से और इंडिया ब्लॉक मणिपुर की ओर से आपको हमारे राज्य मणिपुर की यात्रा के लिए आमंत्रित करते हैं, जो 3 मई 2023 से लगभग 2 वर्षों से उथल पुथल में है। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कहीं ना कहीं मणिपुर के मुद्दे को लेकर के उस मुद्दे की आड़ में विपक्षी एक नया गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं? तो वहीं आपको बता दें, बीजापुर में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कहा खोखली माओवादी विचारधारा से निराश हैं हम लोग। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिले में शुक्रवार को 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 3 नक्सलियों पर कुल 11 लाख रुपए का इनाम है। बीजापुर जिले के एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों के सामने सरेंडर किया है। यादव ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली आदिवासियों पर माओवादियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और खोखली माओवादी विचारधारा से निराश हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति बने रहेंगे इमैनुअल मैक्रोन। अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद जल्द नया प्रधानमंत्री चुनने की बात कह दी इन्होंने। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने 5 साल के कार्यकाल को जारी रखने की कसम खाई है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री मिशेल बोर्नियर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मैक्रोन ने राज्य की निरंतरता, संस्थानों से समुचित कामकाज और फ्रांसीसी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का ये बयान तब आया जब उन्होंने गुरुवार को एलिजी पैलेस से राष्ट्र को संबोधित किया। वहीं बता दें, चीन से डील करके सरकार और नेपाल दोनों को मुश्किल में डाल रहे केपी शर्मा ओली BRI समझौते से नाराज होगा अपना भारत, और वाकई में नाराज होगा। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में चीन की यात्रा की है। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल चीन समझौते पर हस्ताक्षर ने निकटता की ओर भी बढ़ावा दिया है। कागज पर देखने में ये समझौता महत्वाकांक्षी है, लेकिन क्या ये सचमुच नेपाल के हितों को फायदा दे रहा है, या प्रधानमंत्री ओली ऊंचे वादों के जरिए देश को भारी कर्ज की ओर बढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत की जगह चीन की यात्रा की है। उनके इस फैसले का असर देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है। वहीं बता दें, भारत से पंगा लेकर बुरे फंसे जस्टिन ट्रूडो खुद कनाडा के लोगों ने ही खोल दी उनकी पोल, दिखा दिया उनको आईना। बता दें, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हो गए। चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानियों को लुभाने में लगे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसके बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ अपना शनाब बोलकर पंगा लेने वाले जस्टिन ट्रूडो को अब उन्हीं के देश की जनता ने आईना दिखाते हुए पोल खोल दी। एक सर्वे में पाया गया है कि 39% कनाडाई लोग मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार भारत के साथ संबंधों को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रही है। सर्वे में लोगों ने जस्टिन ट्रूडो की असलियत को दिखा दिया है। 39% लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे तब तक भारत और कनाडा के बीच संबंध ठीक नहीं होने वाले। मालूम हो कि कनाडा को अगले साल आम चुनाव का सामना करना है और ट्रूडो अपने ही सांसदों से घिरे हुए हैं। उनके सहयोगियों सांसदों का ही ट्रूडो से विश्वास हटता जा रहा है। कई चुनावी सर्वों में भी ट्रूडो की पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में वो जनता को लुभाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। दोस्तों वहीं बता दें, सीरिया में 2 बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा। राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे लड़ाके सेना ने रोकने के लिए हाईवे को बम से उड़ा दिया। जी हाँ, सीरिया के एक और बड़े शहर हमा पर विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का कब्जा हो गया है। HTS के लड़ाके अब सीरिया के अहम शहर होम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने होम्स के कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। होम्स पर कब्जा करने के बाद वे राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, वही बता दें, साउथ कोरिया में राष्ट्रपति का हटना लगभग तय है। दोस्तों, महाभियोग चलाने में साथ दे सकती है सत्ताधारी पार्टी। राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ लगाया था, आपको याद होगा। बता दें, साउथ कोरिया की सत्ताधारी पार्टी ने राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाभियोग चलाने के संकेत दिए हैं। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक पीपुल्स पावर पार्टी के महासचिव हान डोंग हुन ने कहा है कि वे राष्ट्रपति पद की संवैधानिक शक्ति को कम किया जाना जरूरी है। सत्ताधारी पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी के नेता डोंग हुन ने गुरुवार को कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने के दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसमें मेरा भी नाम था। वो लोकतंत्र के लिए
खतरा बन चुके हैं, उन्हें पद छोड़ना चाहिए। वहीं बता दें 14 राज्यों में बीजेपी का झंडा, पीएम मोदी का भरोसा, ब्राह्मण ठाकुर आदिवासी चेहरा। आखिर क्यों दलितों का साफ है सुपड़ा? बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार राजनीतिक पकड़ मजबूत करते हुए अब 14वीं राज्यों में सत्ता पर काबिज हो चुकी है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके साथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की एक सूची में एक और नाम जुड़ गया। लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि इन 14 राज्यों में से किसी में भी दलित चेहरा मुख्यमंत्री नहीं है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न समुदायों से नेताओं को चुना है, लेकिन इस बार ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और आदिवासी चेहरों को तरजीह दी गई है। दोस्तों मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा, गुजरात, तो उधर ब्राह्मण मुख्यमंत्री वाले राज्य महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, ठाकुर मुख्यमंत्री वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, आदिवासी मुख्यमंत्री वाले राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बौद्ध मुख्यमंत्री वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश पर बीजेपी ने सत्ता काबिज कर ली है। लेकिन दलित चेहरा क्यों नदारद है? तो आपको बता दें बीजेपी के 14 राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर दलित चेहरा न होना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अपनी राजनीति के तहत ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और आदिवासी नेताओं को प्राथमिकता देकर विभिन्न जातीय समीकरणों को साथ दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि अगर शिंदे अड़े रहते तो बीजेपी ने उनके बिना शपथ ग्रहण की योजना बना ली थी। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने शुक्रवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी पड़ी, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने योजना बनाई थी अगर वो अड़े रहते हैं तो नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को उनके बिना आगे बढ़ाया जा सकेगा। रावत ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि महायुति को भारी मतों बहुमत मिलने के बावजूद राज्य सरकार के पास अब तक पूर्ण मंत्रिमंडल नहीं होना यह दर्शाता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारी जनादेश के बावजूद भाजपा को सरकार बनाने में 15 दिन लग गए। यानी विपक्ष दोस्तों काफी ज्यादा बौखलाता हुआ नजर आ रहा है और बौखलाहट में हजारों बयान देने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं पंजाब में हिंसक होते होते बचा किसान आंदोलन, हरियाणा में घुसने पर पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन। जी हाँ, पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे किसानों ने अपना पैदल मार्च रविवार तक के लिए स्थापित कर दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा दागे गए आंसू गैस के गोले के कारण कई किसान घायल हुए हैं। इसकी वजह से किसानों ने रविवार तक के लिए दिल्ली की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया है। तो वहीं दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश में लगे राहुल गांधी, किसानों को रोकने पर सरकार पर ही भड़क गए। राहुल गांधी कह दिया उन पर आंसू गैस के गोले दागना निंदनीय है। जी हाँ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को दिल्ली आने से रोकने का प्रयास निंदनीय है तथा सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के एक जत्थे ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ मीटर बाद ही बहुस्तरीय अवरोध लगाकर रोक दिया गया। जब कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की ओर लगाए गए अवरोधकों के पास पहुंच गए तो सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तो वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बयान देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन क्या दोस्तों राहुल गांधी इस मुद्दे को राजनीति में बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या आपको नहीं लगता कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश में है राहुल गांधी? इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।